नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विजन 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय। युवा, किसान, महिला और प्रबुद्धजनों से करेंगे संवाद। रायपुर में सीएम साय ने अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक और फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाले अफसर पर होगी कार्रवाई। CGPSC भर्ती गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच शुरू। तत्कालीन चेयरमैन और सचिव के कार्यालय में सर्चिंग। 2020 से 2022 तक की परीक्षाओं में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। रायपुर में पटवारी संघ की हड़ताल का 9वां दिन आज। आरआई से काम ले रहा विभाग। अब आरआई संघ ने भी दी हड़ताल की चेतावनी। आबकारी घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की मुसीबतें बढ़ी। मेरठ कोर्ट ने नकली होलोग्राम केस में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। गैंगस्टर मयंक सिंह के गुर्गे ने IBC 24 को फिर भेजा मेल। अमन साहू ने खुद को बताया बॉस। धमकी नजरअंदाज करने वाले कारोबारियों को दी चेतावनी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजनों से वो सीधे संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे ये वो समय है जब सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया भी शामिल होंगे। आपको बता रहे कि सीधे संवाद करते हुए यहाँ पर वो नजर आएंगे। युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजनों के साथ उन्हें आने वाली जो सरकार की योजना है उनकी भी जानकारी वो यहाँ पर देंगे। साथ ही कई सारे मुख्य विषय हैं जिनको लेकर वो उनसे सीधे संवाद करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मैराथन बैठक की। तो आपको पूरी जानकारी बैठक को लेकर देते हैं। करीब 5 घंटे तक अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक चली है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य, किसान और राजस्व मामलों पर उन्होंने पूरी तरीके से जोर दिया। लापरवाही बरतने वाले अफसर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पहले कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनकी कई लापरवाहियों की वजह से बड़े हादसे भी हुए हैं। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यहां पर सख्त आदेश दिया है कि जो भी लापरवाही बरतेगा या जिसकी तरफ से लापरवाही बरती जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मतदाता आभार सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है। रायपुर ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में आयोजन होगा, जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल मतदाताओं का आभार जताएंगे। दोपहर 3 बजे भलपुरी में इसका आयोजन होगा और शाम 5 बजे एकात्म परिसर में कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल इसमें शिरकत करने वाले हैं। रायपुर ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में यह आयोजन होगा। और छत्तीसगढ़ PSC भर्ती केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन दामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास पर सर्चिंग की गई है। साल 2020 से 2022 तक हुई डिप्टी कलेक्टर और DSP की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। EOW ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी और अब जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन दामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव के ऊपर अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हुए डिप्टी कलेक्टर और DSP रैंक पर चयन करने का आरोप है। इस पूरे मामले में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि CGPSC का मामला स्पष्ट है। प्रदेश के युवा आक्रोशित थे। उच्च स्तरीय जांच से प्रदेश के सभी युवाओं के मन की शंका दूर हो जाएगी।
वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस ने जांच का कभी विरोध नहीं किया है, जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा। जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सियासी बयानबाजी तो इस पूरे मामले पर देखी जा रही है, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली, किस तरीके से जांच की जाएगी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए 2020 और 21 में ये पीएससी से संबंधित जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आया था और तत्कालीन जो विपक्ष जो बीजेपी की पार्टी थी और वो लगातार इस मुद्दे को लेकर घेराव कर रही थी, राज्य सरकार पर हमलावर थी और उसी को लेकर जब मोदी की गारंटी में इसे भी शामिल किया गया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो है सीबीएसई की जो है पीएससी की जो है सीबीआई जांच कराई जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि पिछले दिनों पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए जो है केंद्र को पत्र लिखा जाता है, फिर केंद्र इस पर अपनी सहमति देती है और अंत में फिर वही देखने को मिला कि किस तरीके से सीबीआई जो है कल पहुंचती है और जो टामन सोनवानी जो अध्यक्ष हैं, जो उनके सचिव रहे हैं पीएससी के, उनके घर पहुंचती है। इससे पहले कि लगभग 12 लोगों के नाम जो है संदिग्ध हैं, अर्थात जो जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने बड़े पद पर रहे हैं या जो है कांग्रेस के नेता हैं, उनके कारण ये हुआ है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले समय में और राजनीतिक बयानबाजी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर कि आपको याद होगा कि पूरे देश भर में अभी पेपर लीक का मामला सामने आ ही रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार घिर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन राज्यों में इस तरीके की बातें पहले सामने आई हैं या जिसमें जो है जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही है तो वहां पर भी जो है जांच की जाए, ताकि ये भी बताया जा सके केवल इनके ही सरकार में जो है पेपर लीक या इस तरीके के मामले नहीं है, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी रहे हैं जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही है। तो कुल मिलाकर सीबीआई जो है यहाँ की टीम पहुंच गई है और सीबीआई जो है लगातार जांच कर रही है। और जैसे कल हमने बताया कि टामन सोनवानी के भिलाई स्थित निवास पहुंचे थे और जैसे ही वो पहुंचे तो वहां से टामन सोनवानी जो है अपने दूसरे जगह के लिए रवाना हो गए और अब तक नहीं पता है कि वो है कहाँ। इसी तरीके से और अन्य जो इस पर जो जिन पर आरोप लगे हैं उनके घर भी जो है सीबीआई गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है इस पर कार्रवाई होगी और क्या जिसका सिलेक्शन हो चुका है उस सिलेक्शन को लेकर सीबीआई कुछ दिशा निर्देश देगी। हालांकि हाई कोर्ट ने इससे पहले कि जितने भी जो सिलेक्शन हुए थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनको जो है कोई पद नहीं देने की बात जो है पिछले दिनों आदेश दिए थे। उसके बाद सीबीआई अब की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई किस तरीके से जांच कर जो है इस पर कोई दिशा निर्देश देगी। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आप कह रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जांच शुरू होगी और आगे क्या कुछ बातें इस पर निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आबकारी घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक हलचल रही है। छत्तीसगढ़ में जहां नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले और नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी के स्टेट हेड को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड बढ़ी है, तो वहीं यूपी में इस मामले के मास्टरमाइंड पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने पर चारों आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू के वकील ने 3 दिन और रिमांड बढ़ाने के आवेदन लगाए हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 18 जुलाई तक सभी आरोपियों को ईओडब्ल्यू के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि सभी आरोपियों को सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू ने उन खुलासों को साझा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। दिलीप पांडे, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी, इन चारों को हम पहले पुलिस रिमांड पे लिए थे और आज पुलिस रिमांड ख़त्म होने पर फिर से न्यायालय में पेश किए और कुछ और इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए हमने 18/7 तक पुलिस रिमांड की मांग किए थे, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया और हमको 18/7 तक की पुलिस रिमांड मिला है।
और चलिए इसी बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां निलंबित पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव पुलिस सेवा से बर्खास्त हो गए हैं। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जेल में सहदेव सिंह बंद है। ड्यूटी से 127 दिन अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम विरुद्ध आचरण करने पर बर्खास्त किया गया है। एसपी दुर्ग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ड्यूटी से 127 दिन अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई है। और रायपुर के तेलीबांधा में कारोबारी के दफ्तर के बाहर गोली चलाने के मामले में पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले हैं। पता ये चला है कि वारदात में सिर्फ 2 आरोपी ही नहीं 4 से ज्यादा आरोपी शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के समय सीसीटीवी में कैद हुए 2 अज्ञात शूटर के अलावा इनके कई और साथी घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। वारदात के बाद गैंगस्टर मयंक सिंह ने IBC 24 को एक और ईमेल किया है, जिसमें उसने वारदात की जिम्मेदारी ली है। उसके ईमेल में कारोबारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा गया है कि झारखंड में काम करने वाली जो भी कंपनी गैंग को नजरअंदाज करेगी, उसके अधिकारी कर्मचारियों से पहले उनके परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। मयंक सिंह ने अमन साहू को अपना बॉस बताते हुए गैंग का पूरा काम खुद संभालने की बात कही है। ऐसे में पुलिस मान रही है कि फायरिंग की वारदात को अमन साहू गैंग ने अंजाम दिया है। पुलिस को सबूत मिले हैं कि वारदात के 2 से 3 दिन पहले ये अज्ञात शूटर रायपुर आ गए थे और रेलवे स्टेशन के पास होटल वेलकम के कमरा नंबर 207 में रहे हैं। होटल में कमरा लेने के लिए रायगढ़ के किसी युवक की आईडी दी थी। होटल में कुछ लोग मिलने भी आए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस शूटर्स के लोकल सहयोगी हो सकते हैं। आशंका यह है कि उन्होंने बाइक और पिस्टल उपलब्ध करवाई होगी। जब्त बाइक के बारे में RTO ऑफिस से जानकारी मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू को रायपुर लाने के प्रयास और भी तेज कर दिए गए हैं। वहीं शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें रवाना की गई हैं। जो ऐसा देखने में जांच में आया है वो ये पता चल रहा है कि इसमें 2 लोग नहीं बल्कि कई सारे अन्य लोग भी शामिल रहे हैं और ये इनका मोडस ऑपरेंडी लगभग वैसा ही है जैसा लगभग 2 से 2.5 महीना पहले एक घटना घटी थी जो एक्सटॉर्शन से जुड़ी थी। इसमें भी एक्सटॉर्शन का मामला सामने आ रहा है। इन तमाम क्लूज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ न कुछ इसमें हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो पिछली बार में जो मेल था उसमें ये तो क्लियर हो गया था कि मेन जो मेल करने वाला था वो कहीं ना कहीं मलेशिया में बैठा हुआ है। लेकिन इस बार के मेल के बारे में अभी सर्टेन नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये मेल कहाँ से भेजा गया है। जैसे इसमें चीज़ें और क्लियर होंगी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कई एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटवारियों की हड़ताल की। राजस्व विभाग में पखवाड़े के बीच हड़ताल का दौर लगातार जारी है। राजस्व पटवारी संघ के हड़ताल का आज 9वां दिन है। पटवारी संघ के हड़ताल के बाद विभाग RI से काम ले रहा है और अब RI संघ ने भी हड़ताल की चेतावनी दे दी है। तहसीलदार संघ ने आश्वासन मिलने के बाद 22 जुलाई तक हड़ताल स्थगित की है। तो बता दें आपको कि पहले भी पटवारियों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इसका आज 9वां दिन है। और राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में सूदखोरी का मामला सामने आया, जहां लगभग 12 किसानों को फंसाकर उनके नाम पर ज्यादा कर्ज लेकर उन्हें लाखों रुपए का कर्जदार बना दिया गया। सूदखोरों के चंगुल में फंसे किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने बताया कि ऋण पुस्तिका के जरिए अख्तर खान और अन्य के माध्यम से भोजराज इसरानी से कर्ज लिया था। कर्ज के रुपए पटाने के बाद भी ज्यादा कर्ज लेना बताया जा रहा है। मेरे पिताजी को सिर्फ 7,000 रुपये दिए हैं और कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया है उसका, और 10 एकड़ ज़मीन को पावर ऑफ अटर्नी कर दिया गया है। तो मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। 1,20,000 रुपया निकाली से लई से घर में। अब अख्तर खान भी ला 80,000 पहले दूसरी आमदी से। अब वहाँ मोर पर्चा में लिखे, वो पर्चा में 2.5 लाख। ये बात सुन के मोर ससुर हार्ट अटैक ख़त्म हो गया। 14 किसानों से धोखाधड़ी करके किसानों का शोषण हुआ है। किसी किसान का 5,000 7,000 दिया है और बाद में पता चला कि उसका 5 लाख रुपया लिखा गया है।
और नक्सलियों पर पुलिस का लगातार प्रहार जारी। इसी से जुड़ी एक अहम खबर आपको दिखाते हैं। कोंडागांव और बीजापुर में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम को बड़ी सफलता मिली है। कोंडागांव में नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया है। यहां पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। जब्त सामान में डेटोनेटर से तैयार 3 प्रेशर आईईडी, कुकर बम, 7 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 3 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर सहित अन्य नक्सली सामग्रियां मिली है। पुलिस को देख नक्सली जंगल में भाग निकले। ये कार्रवाई कोंडागांव के खनोरा क्षेत्र से लगे जंगल में हुई है। वहीं बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान डीआरजी और भैरमगढ़ थाने की पुलिस ने अदवाड़ा से 2 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा है। पकड़ाए दोनों नक्सली जनताना सरकार में अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। जब कसा का जो पहाड़ है पूरा घेराबंदी करके हम पूरा जैसे सर्च करने लगे हैं, तो फिर हमको एक अच्छा सफलता ये मिला है कि पूरा नक्सली का डंप मिला है। डंप में आप देख सकते हैं बहुत सारा कुकर बॉम्ब मिली है, अमोनियम नाइट्रेट 7 किलो का मिली है, टाइगर बॉम्ब मिली है, उनका कुछ पर्चा वर्चा लिटरेचर भी मिली है, बैटरीज मिली है, रिमोट कंट्रोल मिली है, ये सब मिली है। तो फिर ये बहुत अच्छा सफलता है कोंडागांव जिला की। और बस्तर गोंचा में चलने वाली रथ यात्रा का समापन हो गया है। गोंचा पर्व के दौरान 3 विशालकाय रथ में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को बस्तर की पारंपरिक तुपकी से सलामी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस पर्व को बहड़ा गोंचा रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है।